हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सॉलिड्स को उनकी इनर स्ट्रक्चर के बेस पर कैटेगराइज किया गया है तथा उनमें कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे कि वेरियस एनर्जी स्टेट में होने वाले जो फिनोमेना है हम उनको भी पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि सॉलिड स्टेट में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखें, द सॉलिड्स कंसिडर्ड हियर आर दोज इन विच ऑल द एटम्स कैन बी रिगार्डेड एज बाउंड टुगेदर। ठीक है, तो सॉलिड में हम देखते हैं कि जो भी एटम्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं। तो हम यही कंसिडर करेंगे कि इसमें कि जो भी एटम्स है वो क्लोजली बाउंड है और उनमें सिर्फ और सिर्फ कूलम्ब जो इंट्रैक्शन है वही होते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो इंट्रैक्शन है वो नहीं होंगे या फिर नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि जो इनकी रेंज है वो क्या होती है कि 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻10 मीटर की जो रेंज होती है उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्सेज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। To illustrate how the bonding is reflected in the properties of the solids, we explore the electronic properties of various types of solids. Solid displays a wide variety of interesting and useful electronic properties. Good electronic conductivity is one of the characteristic properties of metals. Semiconductors are the foundation of the silicon revolution, but why is tin a metal, silicon a semiconductor, and a diamond an insulator? Many solid state devices, transistor, photocells, light emitting diodes, solid state lasers, solar cells are based on semiconductors containing carefully controlled amounts of impurity. How do these impurity affect the conductivity? These are some of the basic questions to be addressed, but a basic knowledge of bonding theory and the different mechanism involved in इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू एक्सटेंड द स्टडी। ठीक है, तो जितने भी हमें वेराइटीज़ मिलती है सॉलिड्स के अंदर, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए और कंडक्टर हो गए, तो उनमें क्या क्या होता है वो सब हमारी स्टडी की रेंज में आते हैं और हम उनको जानेंगे कि किस प्रकार उसमें ये मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटर एटॉमिक फोर्सेस की, तो हम जानते हैं कि जो सॉलिड बने होते हैं उनमें हम अगर किन्हीं एटम्स को बहुत क्लोजली पास ले आए तो उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होने लगता है। जैसे कि अगर दो एटम दूर दूर स्थित है तो उनमें कोई ज़्यादा इंट्रैक्शन है नहीं, कूलम्ब इंट्रैक्शन काफ़ी वीक इंट्रैक्शन है। अगर हम उनको बिल्कुल ही पास में ले आए तो हमें क्या मिलेगा कि जो उस फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, या फिर फर्स्ट एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ, और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और इस इंटरेक्शन की वजह से एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, एक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक डेवलप हो जाएगी और उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो आके एक स्टेबल कंडीशन में रह पाएगा, जिससे कि जो जितने भी सॉलिड फॉर्म्स होंगे वो फिर एक अपनी शेप में या फिर एक स्टेबल कंडीशन में वहाँ पे रह जाएंगे। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो फोर्स के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो हमारा जो नेट फोर्स है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, और एक आर नोट डिस्टेंस पे जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, जो नेट फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर उसी के साथ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस को कम करेंगे हमारे जो इक्विलिब्रियम पे स्टेट है वहाँ पर नेट एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि अब जो एटम्स है वो किस स्टेट में है, बाउंड स्टेट में है, यानी कि अब वो फ्री नहीं है, अब एक बाउंड स्टेट में आ जाएंगे और एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आके वो वहाँ पे स्टेबल रह जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉन्डिंग इन सॉलिड्स की, तो द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम इज मेनली ड्यू टू द टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों अचीव करेगा वो, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो जो स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है वहाँ पे हमें एनर्जी जो मिली वो नेगेटिव में मिली और हमें मिनिमम एनर्जी मिली। When two atoms tend to form a bond, their valence electrons rearrange themselves so as to reach a stable state by acquiring minimum potential energy. In the process, the two atoms lose some energy. The strength of the bond between two atoms would obviously depend upon the energy lost in the प्रोसेस, यानी कि हम एटम्स को कितना पास ला रहे हैं और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उस रिलीज जो एनर्जी है उसके बेस पर उसका बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है फिर कितना वीक रहता है वो हम डिसाइड करते हैं। The nature of bonds in matter depends on the net charge inside the nucleus of the atom, distribution of electrons in different orbitals of the atom, and radii of ions. These are mainly five types of bond between the atoms or ions. तो जो हम अगर एटम्स को पास में लाए तो हमें पता है कि उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है उस इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से हमें बॉन्ड मिलेंगे। और वह बॉन्ड कितने टाइप के होंगे, वह 5 टाइप के बॉन्ड है, जिसमें कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड बनता है आयंस के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात करूं तो यहाँ पे सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसमें आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया जो कि नेगेटिव आयन हो गया, और सोडियम क्या हो गया, एक पॉजिटिव आयन हो गया।
आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम नोन एज डोनर एटम, if it is transferred to the atom known as acceptor atom due to electrostatic force between them, they form oppositely charged ions. A strong attractive Coulomb force acts between them that binds the ions together to form a crystal or matter. This type of bond is called ionic bond. These bonds are generally found in inorganic matter, for example in NaCl crystal. तो जैसा कि आयंस में अगर क्या करेंगे हम किन्हीं दो एटम को, जिसमें कि एक डोनर होगा और एंड एक्सेप्टर होगा, अगर उनको हम क्लोजली लाएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो एक्सेप्टर है उसके पास चला जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे जो एटम के पास क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और जो पहला एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये आयन बन गए दो, और जो इस इंट्रैक्शन के बीच में जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी की वजह से ये बाउंड रहेंगे, और जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल की, है ना, तो आयनिक बॉन्ड की वजह से जो हमें क्रिस्टल मिलेगा, है ना, क्रिस्टल में क्या होंगे कि खूब सारे एटम्स होंगे जो कि क्लोजली पैक्ड होंगे, पास पास होंगे, और उन सभी जो आयन्स होंगे उनकी वजह से एक हमें पूरा सॉलिड मिलेगा, जैसे कि हम क्या बोलेंगे, आयनिक क्रिस्टल। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट अगर हम बात करें कोहेसिव एनर्जी की, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग फोर्सेज, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। आयंस, द कोहेसिव और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज क्वाइट लार्ज। अब अगर मैं बात करूँ बाइंडिंग एनर्जी की, तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, बाइंडिंग एनर्जी वह एनर्जी है जो कि उनको बाउंड करने में रिलीज हो गई हो, या फिर मैं कुछ एनर्जी अगर किसी सॉलिड को दूं जिसकी वजह से कि वो अपने कंस्टिट्यूट्स में टूट जाए, यानी कि उनके एटम्स अलग अलग हो जाएगी, तो वह एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल द कोहेसिव एनर्जी ऑफ NaCl एंड LiCl आर अबाउट 180 एंड 200 किलो कैलोरी पर मोल। फिर नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड क्रिस्टलाइज इन रिलेटिवली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब अगर मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन नेचर क्या होता है, यानी कि अगर किसी सॉलिड में उनके जो एटम्स है वो किसी अरेंजमेंट से हो, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस, या फिर अगर मैं चारों तरफ में उनकी सिमेट्री देखूं तो अगर वो मुझे मिले तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। वो ऐसे रैंडमली वहाँ पे अरेंज नहीं होते कि इस प्रकार कहीं एटम कहीं पे पड़ा है, कहीं एटम कहीं पे पड़ा है, तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर अगर बात करो हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, दे आर फाउंड क्वाइट हार्ड एंड ब्रिटल। डी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि होगा कि ड्यू टू हाई बाइंडिंग एनर्जी दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, करेक्टरिस्टिक है जो कि आयनिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं, या आपको नोट करके या फिर याद कर लेना आपको। फिर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अमाउंट अमंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे हैव डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन ऑफ करंट, देयरफॉर दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट देयर मेल्ट्स एंड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए कि जो आयंस है वो क्या है कि क्लोजली बाउंड है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं है वहाँ पे। अगर हम उनको मेल्ट कर दें या फिर उनके सॉल्यूशन को अगर हम देखें, जैसे कि हम नमक का जो पानी होता है वो क्या होता है कि कंडक्टिविटी को कंडक्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो क्या होगा कि जो उसमें जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा कि थोड़ा लूज हो जाएगा। तो जो अगर मैं सॉलिड फॉर्म की बात करूँ तो वो क्या होंगे कि नॉन कंडक्टर होंगे, और अगर उनका मेल्ट कर दूं या फिर उनको किसी सॉल्यूशन में डाल दूं तो, या फिर उनका सॉल्यूशन बना दूं, तो क्या होगा कि वो कंडक्ट करने लग जाएंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होगा कि दे आर हाईली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड डिसोसिएट। तो वाटर में ये क्या होता है कि हाईली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्या करेंगे तो इनके जो आयंस होते हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, और जो आयंस होते हैं अब क्या करेंगे कि वो मूव कर सकते हैं, फ्री टू मूव है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इटसेल्फ इनटू आयन इन सॉल्यूशन, दीज आयंस मूव फ्रीली इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, देखिए कि अगर अभी सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे कि वो फ्री हो जाएंगे, उनके जो बॉन्डिंग है वो लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या आ जाएगी, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो दे आर ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी एंड बिलो दे आर ओपेक, द एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेज हेविली। यानी कि जो आयनिक क्रिस्टल है वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें, द स्पेसिफिक हीट ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स आर क्वाइट नॉर्मल एंड ओबे डुलोंग एंड पेटिट लॉ ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का आगे हम पूरा पढ़ेंगे इस चीज़ों के बारे में कि किसमें कैसी स्पेसिफिक हीट होती है और वो किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। फिर अगर पोलराइजेशन की बात करें तो ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन द आयंस ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स द बॉन्डिंग बिटवीन देम इज नॉन डायरेक्शनल, है ना, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में जो उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है, तो वो डायरेक्शनल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो NaCl, CaCl, LiF एंड LiCl जो कि है वो आयन क्रिस्टल के कुछ एग्जाम्पल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो मेन मेन पॉइंट्स हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ कह लें, तो आयनिक क्रिस्टल्स में ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बाइंडिंग एनर्जी एंड कोहेसिव एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड इन सेपरेटिंग द आयनिक क्रिस्टल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स इज कॉल्ड कोहेसिव और बाइंडिंग एनर्जी। या फिर मैं कहूँ कि सॉलिड को फॉर्म करने में जो एनर्जी रिलीज होगी वह क्या होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। अगर मैं उतनी ही एनर्जी उसको वापस दे दूँ तो वो क्या हो जाएगा कि वापस से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जितने उनके कॉन्स्टिट्यूट्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। अब जो आयनिक क्रिस्टल में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो तीन एनर्जी से मिलकर बनी होती है, जो कि कौन कौन सी होती है, जैसे कि ई सी इज इक्वल्स टू कोई एनर्जी होगी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ई ए प्लस ई एल प्लस ई आई। ठीक है, यहाँ पे ई आई क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, ई एल क्या है यहाँ पे, लेटिस एनर्जी, और ई ए होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नेगेटिव आयन। तो इन तीन एनर्जी से मिलकर किसी आयनिक क्रिस्टल की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मिलती है हमें। जैसे कि यहाँ पे हमारे सोडियम प्लस क्लोरीन की अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, Na+Cl-, है ना। तो उसमें क्या होगा कि जो कोहेसिव एनर्जी है या फिर बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे हमें क्रिस्टल मिल जाएगा जो कि कैसा होगा, आयनिक क्रिस्टल होगा यहाँ पे। फिर अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि किसी न्यूट्रल एटम को मैं कुछ एनर्जी दूं जिससे कि क्या होगा कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि अगर किसी न्यूट्रल एटम को मैं आयनाइज कर दूं तो जितनी एनर्जी मुझे ज़रूरत होगी, जितनी एनर्जी मुझे चाहिए होगी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे कि हम आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि अगर मैं बात करूँ सोडियम गैस के अंदर मैं कुछ एनर्जी दे दूँ ई आई, तो हमें क्या मिलेगा कि सोडियम प्लस आयन मिल जाएगा, है ना, और हमें एक इलेक्ट्रॉन अलग से मिल जाएगा। तो ये जो एनर्जी है वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो कि किसी भी न्यूट्रल एटम को क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कुछ इस प्रकार, जैसे कि लिथियम की होती है 5.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सोडियम की कितनी हो जाएगी, 5.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम की हो जाएगी 4.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सीजियम की हो जाएगी 3.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी होती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। यानी इतनी एनर्जी मुझे लिथियम को देनी पड़ेगी 5.40, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, सोडियम को देनी पड़ेगी 5.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो ये सब एनर्जीज क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जीज। फिर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी कि किसी भी दूसरे एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं, यानी कि अगर मैं क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो मुझे एक एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि उसमें एक हमें एनर्जी प्राप्त होगी, जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी। यहाँ पे क्या है कि एक एटम है क्लोरीन का, उसको मैंने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा कि एक नेगेटिव आयन मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, जिसकी वजह से मुझे कुछ एनर्जी रिलीज होगी या फिर कुछ मुझे एनर्जी मिलेगी, वह एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे कि फ्लोरीन के लिए अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी होगी 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी एनर्जी रिलीज होगी अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन दूँ। फिर है कि क्लोरीन, उसमें होगा -3.62, ब्रोमीन को होगा -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड आयोडीन का होगा -3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये जो एनर्जीज है वो होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट एनर्जी की, तो लेटेस्ट एनर्जी में हमें पहले, सबसे पहले तो हमें जो क्रिस्टल है हमारा आयन क्रिस्टल, उसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जानते हैं कि जब हमने देखा कि हम किसी आयन क्रिस्टल को मिलाते हैं या फिर उनको जो बाउंड स्टेट में जब लाते हैं तो उसके बीच अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दो जो फोर्सेज होते हैं वो एक्ट करते हैं। तो उन दोनों की वजह से जो एनर्जीज होती है उनका जो टोटल होता है वही हमारी क्या होती है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू फर्स्ट गुलाम
एंड प्लस हो जाएगा यू रिपल्सिव, जो कि यहाँ पे सी है कूलम्ब एनर्जी या फिर अट्रैक्टिव एनर्जी, और ये है रिपल्सिव एनर्जी। इन दोनों को मिला के हमारे आयन की जो क्रिस्टल की जो टोटल एनर्जी है वो हमें मिलती है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ फर्स्ट अट्रैक्टिव एनर्जी की, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, जिसे कि हम कूलम्ब एनर्जी भी बोलते हैं। अब हमें पता है कि आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि दो आयन्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्जेस है वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अब इन चार्जेस की वजह से हमें पता है कि वहाँ पे कूलम्ब एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, है ना। तो अगर हम एक क्रिस्टल की बात करें, एक सोडियम क्रिस्टल की बात करें, तो वह कुछ इस प्रकार होगा। इसमें क्या है कि एक क्लोरीन आयन है एंड दूसरा क्या है सोडियम आयन है। ये देखिए कि पास पास रहते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो सकता है ना। सिस्टम ऑफ चार्जेस की तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और जो ये डिस्टेंस है ये हमारी ए डिस्टेंस है। द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसिल क्रिस्टल इज क्यूबिक इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट अपोजिट आयन इज ए एंड सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय नियरेस्ट 6 क्लोरीन आयन्स एट ए डिस्टेंस ए। यानी कि अब देखिए कि अगर मैं इस आयन की बात करूं, ये हमारा क्या सोडियम आयन है, इसके पास में देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 जो अदर क्लोरीन आयन्स है वो पास में, और कितनी डिस्टेंस इनके बीच की ए डिस्टेंस पे ये है। फिर अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट नियर 12 सोडियम आयन एट द डिस्टेंस ऑफ ए रूट टू, है ना, ए रूट टू। एंड फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लोरीन आयन्स की बात करूँ तो वो डिस्टेंस पे क्या हो गया, ए रूट थ्री पे, है ना। तो जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उनके जो बीच की डिस्टेंसेज है वो भी हमें गिवन है। तो हम अगर कूलम्ब एनर्जी का फॉर्मूला लगाए, जो कि क्या होता है, हम जानते हैं कि यू इज टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, है ना। किन्हीं दो चार्जेस के सिस्टम के लिए हम एनर्जी जो निकालते हैं वो ऐसे तो निकालते हैं। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो चार्जेस की जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो खूब सारे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको सभी को ऐड कर लूँगा। तो यू हो जाएगा हमारा के ई स्क्वायर अपॉन ए, जो कि नियरेस्ट जो क्लोरीन आयन है उनकी डिस्टेंस होगी ए। अब नंबर ऑफ क्लोरीन आयन्स कितने हैं, 6 है ना, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस 12 अपॉन ए रूट टू। यहाँ पे 12 क्या है, जो हमारे नेक्स्ट नियर क्या है, सोडियम एटम है, उनकी बात होगी। फिर प्लस हो जाएगा अपना 8, जो कि कितने हैं हमारे क्लोरीन आयन है, अपॉन, ठीक है, ए रूट थ्री हो गया। तो ऐसे करते करते अगर मैं इन सभी डिस्टेंसेस को ऐड कर दूं तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर। ए देखिए सब में से कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा 6 माइनस 12 रूट टू। यहाँ पे पहले प्लस था और यहाँ पे माइनस, है ना, क्योंकि ये क्लोरीन आयन ये क्लोरीन आयन है, ये सोडियम है, और यहाँ पे फिर से क्लोरीन आयन आ गया, एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूँ, नेगेटिव कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या हो जाएगा कि माइनस 12 अपॉन रूट टू प्लस 8 अपॉन रूट थ्री माइनस 6 अपॉन रूट फोर एंड सो ऑन। तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से इन जो नंबर से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक कांस्टेंट बोल देता हूँ। तो u बराबर क्या हो जाएगा, सो u इज इक्वल्स टू अल्फा के ई स्क्वायर अपॉन ए माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे आगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा को मैंने जो जितने भी यहाँ पे सम हो गए उसकी वजह से हमें जो एक नंबर मिलेगा, और ये लगभग बराबर कितना होगा, 1.747565 एंड सो ऑन। तो इतना नंबर इसका मुझे मिलेगा, और इस अल्फ़ा को मैं क्या बोलता हूँ, अल्फ़ा को हमें बोलते हैं कि मेडलन कांस्टेंट। तो ये अल्फ़ा क्या है, एक मेडलन कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है क्रिस्टल की ज्योमेट्री पे ना। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है उससे तो मिलके ये बने होते हैं सारी, जो ये रेंज है जो डिस्टेंस की वजह से तो ये नंबर है हमारे। तो अगर ये डिस्टेंस चेंज होती रहेगी तो अल्फा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसलिए ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा क्रिस्टल की। और के क्या है, के की वैल्यू तो हम जानते हैं, के इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर।
और अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग होती है। NaCl की बात करूँ तो 1.74 हम इसको ले सकते हैं। और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हमें ये जो इस एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, कूलाम एनर्जी हम बोल देंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिपल्सिव एनर्जी की, तो सेकंड में हो जाएगा रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास एक होती है शॉर्ट रेंज रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें पता है कि जब एटम्स पास हम लाते हैं तो उनमें पहले अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन जब अगर उनकी रेंज को हम बिल्कुल ही पास में ले जाएं तो हमारे एक शॉर्ट रेंज फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो होगी B/R⁴ n। बी एंड एन यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको कि हम मेज़र करेंगे, और फिर उसकी वैल्यू रखकर हम यू आर की वैल्यू यानी कि जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब द टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -k⁴ n⁴ जो कि मैं डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, प्लस Bn/r⁴n। तो ये हो जाएगी आयनिक क्रिस्टल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं स्टेबिलिटी कंडीशन लगाऊँ, यानी कि वह डिस्टेंस जहाँ पर आयन क्या थे स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते या फिर स्टेबल हो जाते, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि हम जानते हैं कि जो एनर्जी हमारी वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर मैं स्टेबिलिटी कंडीशन की बात करूँ, तो स्टेबिलिटी के लिए हम जानते हैं कि del U/del R=R0 पे, जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, वहाँ पे क्या होनी चाहिए, एनर्जी हमारी जीरो होनी चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर दूँ आर के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, और उसको अगर मैं R0 रख के उसको जीरो कर दूँ तो हमें मिलेगा कि del U/del R कितना हो जाएगा R²। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने Rn+1, और आर की जगह मुझे क्या रखना है R0, और इसको मैं क्या कर दूंगा जीरो के बराबर कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए कि NBN Rn+1 कितना हो जाएगा k⁴ne²/r², है ना। मेरे को R0 रखना है। So the NBN/R0n+1 k⁴ne²/R0²। यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B k⁴e²/n इंटू में हो जाएगा R0n−1। तो हमें यहाँ से B की वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं B की वैल्यू को वापस U में पुट करूँ तो मेरे पास U हो जाएगा -k⁴ne²/1 है ना। एक जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R0। अब मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हमें पता है कि हमें उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे u को भी r के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे R=R0 डिस्टेंस पे, जिससे कि हमें मिलेगा कि k⁴ne²/R0³ ठीक है। कि जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको लेकर मेयर ने हमें रेशन दिया था, जो कि इस प्रकार है कि d²u/dr² होता है 18n/R0/बीटा नोट। यहाँ पे बीटा क्या कंप्रेसिबिलिटी होती है किसी आयनिक क्रिस्टल की। तो इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो मुझे n-1 की वैल्यू मिल सकती है, जो कि होगी 18R0⁴k⁴β0e²। यानी कि जो n है, जो रिपल्सिव कोफिशिएंट है ना, जो रिपल्सिव कांस्टेंट है, उसको मैं निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास कंप्रेसिबिलिटी गिवन हो आयन की। अब अगर इस इक्वेशन से मैं बात करूं तो यहाँ से मुझे यू जो लेटिस एनर्जी है वो मिल जाएगी -kn⁴e²/R0 × 1 - 1/n, जो कि है हमारी मिनिमम एनर्जी।
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने कूलम्ब इंटरेक्शन और जो रिपल्सिव एनर्जी है उन दोनों से हमने टोटल एनर्जी निकाली और उसको फिर स्टेबिलिटी कंडीशन यानी डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू जीरो करके हमने जो मिनिमम एनर्जी है वो फाइंड आउट कर ली, जो कि लेटिस एनर्जी होती है, जो कि होगी यू एल इक्वल टू माइनस के एन अल्फा ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। अब यदि रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी का एक अनदर फॉर्म दे रखा हो जो कि कुछ इस प्रकार है, यू आर इक्वल्स टू बी ई टू द पावर माइनस आर अपॉन रो, जिसे कि बोर्न एंड मेयर ने दिया था। अगर जो पोटेंशियल रिपल्सिव फोर्स है वो इस प्रकार एनर्जी जो गिवन है, तो उसकी जो हमें लेटिस एनर्जी मिलेगी वो कुछ इस प्रकार होगी, यू एल इक्वल्स टू माइनस के एन अल्फा ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट इंटू वन माइनस रो बाई ए। एंड इस रो को मैं निकाल सकता हूँ कंप्रेसिबिलिटी से, तो उसका जो फॉर्मूला होगा आर नॉट अपॉन रो इज इक्वल्स टू 18 आर नॉट टू द पावर 4 अपॉन के अल्फा बीटा नॉट ई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रो निकालने का। यहाँ से मैं रो फाइंड आउट कर सकता हूँ एंड फिर रो की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे जो लेटेस्ट एनर्जी है वो मिल जाएगी। तो ये रिपल्सिव कांस्टेंट की अगर रिपल्सिव जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी अगर ये फॉर्म गिवन होता है आपको, आपकी जो लेटेस्ट एनर्जी है उसमें ये पुट करना है और रो को फाइंड आउट करने के लिए आप इस फॉर्मूले से रो को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी टोटल लेटिस एनर्जी उसकी क्रिस्टल की, आयनिक क्रिस्टल की हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पहला है कि फाइंड आउट दी मेडुलंग कांस्टेंट ऑफ वन डायमेंशनल आयनिक क्रिस्टल। सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो सॉल्यूशन में हमें गिवन है कि वन डायमेंशनल आयनिक क्रिस्टल है ना, कि अगर मैं तो ये हमारा हो जाएगा वन डायमेंशन। अगर इस एटम से मैं बात करूँ तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, आर हो जाएगी, और इस तरफ भी कितनी हो जाएगी, आर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टू आर, ये भी क्या हो जाएगी, टू आर। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी के ई स्क्वायर। देखिए यहाँ से देखिए दोनों तरफ कितने हैं, दो एटम है और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। फिर है प्लस, कितना हो जाएगा, टू अपॉन टू आर, फिर माइनस टू अपॉन थ्री आर, है ना। तो यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, अब ये तो टू आर था, तो यहाँ से ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, थ्री आर हो जाएगी, और नेगेटिव साइन आ जाएगा प्लस सो ऑन। तो यहाँ से यू इक्वल्स टू अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो माइनस के ई स्क्वायर टू अपॉन आर प्लस माइनस टू अपॉन टू आर प्लस टू अपॉन थ्री आर एंड सो ऑन। अगर आर को कॉमन ले लूँ तो माइनस टू के ई स्क्वायर अपॉन आर, टू भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस सॉरी माइनस वन बाई फोर एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार हमें मिल जाएगी। अब u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टू के ई स्क्वायर बाई आर। ये अगर इसको देखो आप तो ये किसकी फॉर्म है, एल टू की फॉर्म है। एल टू को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो हमें ये सीरीज मिलती है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा के ई स्क्वायर अपॉन आर, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा टू एल टू। यानी कि अगर मैंने दोनों को कंपेयर करूँ तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी होती है, माइनस अल्फ़ा के स्क्वायर बाई टू। हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू को कंपेयर किया तो हमें मिला जो हमारा अल्फ़ा है वो हो जाएगा वन डायमेंशनल आयनिक क्रिस्टल के लिए टू एल टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो सकता है कि हमें u गिवन रहेगा, u इक्वल्स टू क्या है कि माइनस के अल्फ़ा एन ई स्क्वायर बाई आर, जो हमें फॉर्म है वो गिवन है बी एन अपॉन आर टू द पावर एन, एंड बीटा नोट हमें गिवन है कंप्रेसिबिलिटी जो कि है 3.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस 11 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, एंड जो अल्फ़ा की वैल्यू है मेडलन कॉन्स्टेंट है वो गिवन है 1.75, एंड जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस यानी आर नोट की अगर मैं बात करूँ तो वो है 2.80 एंगस्ट्रॉम, और हमसे पूछा है कि एन की वैल्यू क्या होगी।
तो देखते हैं सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूँ तो यू हमें गिवन है यू इक्वल्स टू माइनस के अल्फ़ा एन ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी एन अपॉन आर एन, है ना। तो ये फॉर्म हमें गिवन है। अब इस फॉर्म से हम क्या दे सकते हैं कि हमें जो फॉर्मूला था हमारा रिपल्सिव कांस्टेंट का वो क्या था, एन माइनस वन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले आपको सारे याद रखने हैं, जो कि था कि के अल्फ़ा बीटा नोट ई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि हमें गिवन है ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2.80, या फिर आर नोट की जो वैल्यू है ना, आर नोट लिखो चाहे ए लिखो, बात ए की है, ठीक है। आपको कहीं पे ए गिवन रहेगा, कहीं पे आर नोट गिवन रहेगा, तो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो क्या होगी, ए या फिर आर नोट से हम डिनोट कर सकते हैं। अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 1.75 है, बीटा नोट की वैल्यू गिवन है हमारी 3.3 इंटू 10⁻⁻11, एंड के इक्वल्स टू है 9 इंटू 10⁻9। ई की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अगर इन सब की वैल्यूज़ में यहाँ पे रखूँ तो एन हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो क्वेश्चन है अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे उनमें आप सोल्व कर सकते हैं। जो फॉर्मुलेज है वो याद रखने हैं, कुछ भी पूछ सकता है, वो मिनिमम एनर्जी पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, किस डिस्टेंस पे वो एनर्जी मिनिमम होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं, आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।